हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSPSL के लिए अभी रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन होती है उसके द्वारा जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, जिसमें आपको कुल 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी मतलब कि प्रत्येक वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों को हम फुल डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। उससे पहले दोस्तों, आप सबको के लिए बता दें, हमने आज के लिए एक पेड बैच स्टार्ट कर दी है टेलीग्राम पर, जिसमें दोस्तों आपको जितनी भी बुक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की प्लेटफॉर्म की, और पिंडल सर की जो है कंप्यूटर विज्ञान आती है उसका, और खान सर की जो बुक आती है गाइड, ये वाला, और ये दोनों प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं आपको टेलीग्राम पर। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने उस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, उस बैच को, तो 199 रुपये आप दे करके उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से जल्दी इस बैच में ज्वाइन हो जाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो दोस्तों, आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, इस पर पेमेंट करना है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत अपने पहले वापस बल लगाता है। देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ना, गति का नियम संबंधित प्रश्न है। तो गति का नियम कौन सा नियम ये कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस लगा देता है। देखिए दोस्तों, एक था वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, ठीक है। न्यूटन, इन्होंने क्या किया था ना, 1687 ईस्वी में एक इसकी पुस्तक लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या था, प्रिंसिपिया नाम था इसका, ठीक है। तो 1687 में एक पुस्तक लॉन्च हुई जिसका नाम प्रिंसिपिया था। इसमें दोस्तों जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है। गति का जो है ना, इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो गति का नियम था वो था आपका कौन सा, तो गैलीलियो का नियम या जज़्ब का नियम। पहला था क्या, गैलीलियो का नियम या जज़्ब का नियम था किसमें, तो पहले में। दूसरा दोस्तों क्या था इसमें, तो दूसरे में था बल का व्यंजक, यानी कि जो दूसरे नंबर से प्राप्त होती थी उसे बल का व्यंजक मिलता था हमें। और जो पहला था दोस्तों नियम, ये क्या था, बल की परिभाषा मिलती थी पहले से, और दूसरे से क्या मिलती थी, बल का व्यंजक हमें प्राप्त होती थी। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा गति नियम ये कहता है कि जब दूसरे पदार्थ को हम पहले पदार्थ लगाएंगे तो वो दूसरी पर वापस बल लगाता है। तो दोस्तों, ये है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यानी दोस्तों, गति का जो तीसरा नियम है ना, इसका कहने का मतलब ये है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में सही होगा आंसर, कि देखिए प्रत्येक क्रिया जो होती है ना, अपनी विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। यदि आप किसी को मारिएगा तो जितना चोट उसको लगेगा ना, तो उतना ही चोट आपको भी लगेगा। यही है गति गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, देखिए, जो रॉकेट का उड़ता है ना, रॉकेट रॉकेट को क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रॉकेट जो उड़ती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों। तो गति जो रॉकेट है, गति के तृतीय नियम पर ही काम करती है। कौन सा, तो रॉकेट का उड़ना काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा थी, इसकी पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बता दें, तो 1936 में हुई थी। कहाँ पे, 1936 में जो लखनऊ है, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे हुई थी कि जो है ना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसको जो स्थापना की थी ना, इसके जो नेता थे, किसान नेता, उनका नाम था स्वामी सहजानंद, ठीक है। यानी इसके द्वारा जो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की पहले सत्र की अध्यक्षता की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसके जो महासचिव थे उनका नाम था NG रंगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे, तो MG रंगा थे इसके महासचिव। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि नेता के बारे में। तो भारत के जो पहले किसान नेता थे ना, ये कौन थे, स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के पहले किसान नेता कौन थे, आपको बताना होगा स्वामी सहजानंद जो थे भारत के पहले किसान नेता थे। दोस्तों, 1928 की बात है, 1928 में किसान सभा की स्थापना हुई थी।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1928 में किसान सभा की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, 1929 की हम बात कर लेते हैं। तो 1929 में क्या हुआ था ना, प्रांतीय बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रांतीय बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1929 में प्रांतीय बिहार किसान सभा की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी। तो इनका नाम था, दोस्तों इसके अलावा जो एक 1900 कितना में 1929 में 1919 और 1922 में, इसके बीच दोस्तों क्या हुआ था ना, एक दरभंगा जो बिहार में पड़ता है। तो दरभंगा बिहार में महाराज के खिलाफ जो है ना, जो खिलाफ उन्होंने आंदोलन की थी, उसका नाम था स्वामी विद्यानंद। क्या नाम था उसका, स्वामी विद्यानंद। यानी बिहार में जो संबंधित नेता थे किसान सभा के, वो थे स्वामी विद्यानंद। लेकिन जो पहले यहाँ पर पूछा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन में जो है ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों जो अनुसार संविधान का अनुच्छेद 324 है ना, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से इसमें जो है ना कथन सही है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग की हम बात कर लेते हैं ना। तो निर्वाचन आयोग जो है ना, इसकी जो मतलब स्थापना की गई है, मतलब कि इसकी चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 324 है, इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। और दोस्तों वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम क्या है, तो राजीव कुमार है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो राजीव कुमार है वर्तमान में क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। अभी दोस्तों रिसेंटली जो है चुनाव होने वाला है, आम लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये पॉइंट ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार जी हैं, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जबकि ये दोस्तों क्या है, सभी प्रश्न जो है आप सही हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ को कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है इसका पीडीएफ, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को जो है करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। क्या है कि फरवरी 2024 में किसने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 का को प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, जो करंट अफेयर्स होती है, तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन हमारे पास है कि फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जो है ना संस्था, उसका नाम है निमहेंस। ठीक है दोस्तों, निमहेंस की हम बात कर रहे थे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, ओ से ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसका मतलब क्या होता है, निमहेंस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो निमहेंस है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो जो कर्नाटक के बेंगलुरु है, बेंगलुरु शहर में इसका जो है ना मतलब कि मुख्यालय स्थित है। ठीक है ये निमहेंस का। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2024 में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों। तो वो निमहेंस जो है संस्था को दी गई है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो शहरी की जनसंख्या प्रतिशत वो कहाँ है, बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपके पास है बिहार, तीसरा आपके पास है पश्चिम बंगाल और चौथा आपके पास है महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रतिशत है जनसंख्या की वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में क्या है, शहर है मुंबई। ठीक है, मुंबई में दोस्तों क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे। यदि मतलब कि शहरी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में दोस्तों जो है ना 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार बिहार की जो शहरीकरण दर है वो कितना, 11.3% है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की शहरीकरण दर कितनी है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा 11.3% जो है दोस्तों बिहार की मतलब कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं वहीं पर जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था ना, इकोनॉमिक सर्वे जो हुई थी 2021-22 में, तो इसमें जो दोस्तों दर्ज की गई थी बिहार की, वो की गई थी कितना, 15.31% की गई थी। तो हम बिहार का हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार की जानना हमारे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे महाराष्ट्र, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है और अपनी एस्थेटिक अल्पाइन पुष्प फूलों और वनस्पतियों के लिए मैदान के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी है ना, ये जो है ना कहाँ पे, तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और उत्तराखंड के राज्य में कहाँ पे, तो चमोली जिला पड़ता है उत्तराखंड में। तो चमोली जिले में दोस्तों कहा है ना, चमोली जिला जो उत्तराखंड का है उसमें आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है अभी तक, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों हम बात
कर लेते हैं कि जो यूनेस्को ये फूलों की घाटी जो है मतलब कि उत्तराखंड में, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये 2005 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों एक है सिक्किम में भी एक फूलों की घाटी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है युमथांग, ठीक है। युमथांग नाम से ये स्पष्ट है कि ये सिक्किम का होगा युमथांग। तो युमथांग जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। जबकि फूलों की घाटी ऐसे पूछेगा तो वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों ये पूर्ण प्रश्न आपके लिए कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा जो हरिजन संघ सेवक की स्थापना की गई थी यह कब की गई थी? देखिए दोस्तों हरिजन जो एक गांधी जी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था, ठीक है, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी मतलब हरिजन पत्रिका है ये किसके द्वारा निकाली गई थी? तो वो गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जाए तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1932 में, ठीक है। 1932 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 1932 यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हुए चलते हैं। दोस्तों एक गांधी से संबंधित क्या है ना, एक नटाल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नटाल कांग्रेस। ये भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इंडियन इंडियन एक सेकेंड इंडियन नटाल कांग्रेस क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक समझौता हुआ था छुआछूत के लिए किसके बीच में? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में दोस्तों। तो पुणे के येरवडा जिले में हुआ था एक पूना समझौता, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूना समझौता जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था पूना समझौता, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था ना ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये क्यों हुआ था? तो ये जो है ना मतलब दलितों के लिए जो है ना अलग निर्वाचन क्षेत्र की इसमें मतलब कि मांग की गई थी। इसी के लिए महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना में समझौता हुआ था। तो इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों ये जो रैंकिंग आती है ना, रैंकिंग जो है देखिए रैंकिंग में क्या दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें भारत का रैंक क्या है और पहले स्थान पर कौन है। दूसरी बात वो रैंकिंग जो होता है कोई रैंकिंग वो कौन जारी करता है। ये दो प्रश्न जो है मतलब 3 प्रश्न जो है यानी कि पहले टॉप पे कौन है, भारत की रैंक क्या है और कौन जारी करता है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। देखिए हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें दोस्तों 2023 में कौन कौन मतलब किस स्थान पर भारत है इसमें? दोस्तों भारत जो है ना इसमें 93 स्थान पर है। वही दोस्तों हम बात करते हैं 42वें स्थान पर किस में है? तो देखिए जो बौद्धिक सूचकांक होता है ना बौद्धिक सूचकांक इसमें क्या है दोस्तों? भारत जो है वो 42वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि 185वां किस में है? तो जब अभी हाल ही में क्या होता है हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स लागू होता है, हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन है 50वें स्थान पर कौन है? भारत, ठीक है। और दोस्तों जो 7वें स्थान पर कौन है? तो जलवायु परिवर्तन में जो है भारत वो क्या है 7वें स्थान पर है वर्तमान में। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा था कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस रैंक पे है? तो वो 93वां रैंक पर है। दोस्तों ये जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है कौन जारी करता है यदि आपसे पूछा जाए तो ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन जो है इसके द्वारा जो है इसकी मतलब जारी की जाती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत सहायता प्रदान करने वाला शीर्ष देश है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसको भारत ने सबसे अधिक सहायता प्राप्त किया है? तो दोस्तों वो कौन सा है? भूटान है, ठीक है। दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन आता है? नेपाल आता है। यानी कि भारत ने 24-25 में जो बजट था हमारा उसमें जो है ना सबसे अधिक जो मतलब मदद की है हेल्प किया है वो किसको किया? भूटान को किया है, ठीक है। दोस्तों भूटान की राजधानी कहाँ पे है? ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ पे है आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि भूटान की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरे नंबर पर कौन है? तो नेपाल है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में स्थित है। हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में जो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि भूटान की राजधानी कहाँ है। अगला सवाल है हमारे पास, योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग
युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के शुभारंभ में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग की हम बात करें ना, तो योजना आयोग जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1 मार्च 1950 को, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये किस समय स्थापित हुई थी, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी ना 1951 से 56 के बीच में, ठीक है, 1951 से 56 के बीच में जो आई थी दोस्तों, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसी के समय में जो है ना योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए, योजना आयोग की हम बात करें ना, तो इसके जो मतलब कि जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, यानी कि जो वर्तमान मतलब उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वही क्या थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यानी कि जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इसके उस वक्त जो उपाध्यक्ष पहले कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इस पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, अब क्या हो दोस्तों ना, योजना आयोग का स्थान पर ना एक जो है आपको नीति आयोग लागू किया कर दिया गया है, यानी कि आपको जो है ना योजना आयोग खत्म कर करके जो देखिए नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। किसकी? तो नीति आयोग की। दोस्तों नीति आयोग के जो मतलब कि हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी कि जो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे जब नीति आयोग लागू हुआ था, तो वो थे नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी के समय में दोस्तों क्या होता है, नीति आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान इसके मतलब CEO है वो कौन है? तो सुमन बेरी है, ठीक है। इसके सुमन बेरी हैं। और जो वर्तमान इसके जो है क्या बोलते हैं इसका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपने क्या बता दिया, देखिए नीति, एक सेकंड, नीति आयोग है ना, नीति आयोग जो वर्तमान में मतलब कि CEO है उसका नाम है सुब्रमण्यम, और जो उसके उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है हमसे, उसके लिए सॉरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। और जिसके मतलब कि CEO है कौन है? सुब्रमण्यम है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो नीति आयोग और योजना आयोग आप लोगों ने इससे समझ लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो ए है हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। देखिए दोस्तों, ये आपका जो जीके का प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में क्या कीजिए, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको देखिए। कह रहा है कि आयात निर्यात व्यय क्या होगा। देखिए दोस्तों, मतलब कि आयात जो है ना किस प्रकार से निर्यात संबंधित है, उसी प्रकार व्यय किससे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए आयात जो है ना मतलब कि इम्पोर्ट करना, किसी चीज़ को अपने देश में लाना, या किसी चीज़ को अपने देश में लाना उसको आयात बोलते हैं। किसी चीज़ को अपने देश से बाहर भेजना उसे बोलते हैं निर्यात। तो आयात का उल्टा क्या होता है? निर्यात होता है ना। उसी प्रकार से व्यय यानी खर्च करना का उल्टा क्या होगा? राजस्व हो जाएगा। यानी कि राजस्व मतलब क्या हुआ? मतलब पूंजी हो जाएगा। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करना होता है, और उसका उल्टा क्या होगा? तो मतलब पैसा कमाना होगा। तो राजस्व क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमें क्या कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से, पहले प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप सभी लोग जो है ना जो वीडियो को देखते हैं सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि माँ की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बताइए कि उस समय माँ की आयु क्या होगी। तो दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न भी है, मैथ का भी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, माँ की आयु जो है ना, पुत्री की आयु कितनी है? 4 गुनी है। तो आप मान लीजिएगा कि मदर हो गई, ठीक है, और ये डॉटर हो गई, ठीक है। देखिए, माँ की आयु जो है पुत्री की 4 गुनी है। यदि हम पुत्री को 1 मानते हैं तो माँ कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी ना। तो रेशियो ऐसे बना लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 5 वर्ष के बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कब? 5 वर्ष के बाद में। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको ट्रिक पता नहीं है तो आपको हम बेसिक बता देते हैं। अब ट्रिक आप भूल भी जाइएगा, लेकिन बेसिक आपको ध्यान में हमेशा रहेगा, ठीक है। देखिए, ये 4:1 का रेशियो है ना हमारे पास, तो 4x लिखेंगे, बट्टे में कितना लिखेंगे? 1x लिखेंगे, या 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो 1x लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या है, 5 साल बाद कह रहा है, वर्ष बाद कह रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 5 साल बाद जब कहेगा तो इसमें हम प्लस करेंगे। यदि 5 साल पहले कहता है तो हम इसमें माइनस करते हैं, तो 4x + 5 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी 5 कर देंगे, कि दोनों में हो रहा है ना। होने के बाद कितना हो रहा है हमारा रेशियो? तो 3:1 यानी कि 3/1 हो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 4x हो जाएगा, और प्लस क्या होगा? 5x हो जाएगा ना इधर,
इधर कितना होगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसे सॉल्व कर जाएंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितना आ गई 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम 10 से क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो 10 को कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 का 10 हो जाएगा, यानी कि उस वक्त बेटी जो थी वो 10 साल की थी, तो माँ कितनी थी 40 साल की थी। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कि उस समय माँ की आयु क्या होगी। देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है कि माँ की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों अभी वर्तमान में जब 40 है उसकी माँ, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 45 वर्ष हो जाएगी। यानी कि 45 वर्ष जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है, हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप ट्रिक मत याद रखिए, ट्रिक भूल भी जाइएगा, लेकिन जो बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा वो कभी आप नहीं भूलिएगा। तो बेसिक पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर निकालिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए कि आपका आंसर सही हो पा रहा है। इससे क्या होगी, आपको इंप्रूवमेंट होगी, आपको भी फायदा इससे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको यहाँ पे, कह रहा है कि ए बी की बहन है। मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, ठीक है। अब बी की बहन है तो बी, ए कंफर्म है कि बहन है, लेकिन बी क्या है हमको अभी कंफर्म नहीं है, यानी लड़का है कि लड़की है हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ए के बारे में कंफर्म हो चुके हैं हम कि ए जो है वो क्या है, लड़की है। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, ठीक है। सी बी की माँ है, जब ये दोनों भाई बहन हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, मान लीजिए दोनों बहन ही है, दोनों भाई भी है, तो जब इसका माँ हो रही है सी, इसकी माँ और सी जो है ना बी की माँ, जब इसकी माँ सी हो रही है तो ए की माँ भी सी होगी ना, होगा करेगी। जब दोनों भाई है या बहन है, तो जब दोनों भाई, जब इसकी माँ हो रही है सी, तो इसकी भी माँ सी हो जाएगी। यानी कि सी क्या होगी यहाँ पे, माँ हो चुकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है और डी जो है ना सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, यानी यहाँ इधर देख लीजिए। आप खुद सोच देखिए दोस्तों, ये मतलब पिताजी हो गए, उसकी बेटी हो गई और बेटी के 2 बच्चे हो गए, यानी कि ये दोनों जो है इसके एक, ये तो नतनी हो गई, यानी कि मतलब कि मतलब जिसको लड़की बोलते हैं, नाती नतनी बोल सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं। ई डी की माँ है। अब ई देखिए, ई जो है ना डी की माँ है, इधर हो गई, तो मतलब कि इसकी दादी हो गई, सी की दादी हो गई, ये हो गई ना, और ये तो इसकी कौन कौन सी हो गई, परनानी हो गई। तो अनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, हमको आगे नहीं बढ़ना, हमको ए और डी के बारे में बताना है। दोस्तों डी कंफर्म है हम कि ए डी क्या है, तो लड़की है, तो ए का डी से, यानी कि ए कौन है डी का, ऐसे समझिए, ए कौन है डी का, ऐसे अपना मन में खुद से ट्राई, मतलब कि सोचिए। जब भी ऐसे प्रश्न कहेगा ना कि ए का डी से, तो आप सोचिए कि ए कौन है डी का, ए कौन है डी का, आप खुद सोचिए दोस्तों, ए डी का कौन है। डी की मतलब बेटी हुई, बेटी का जो है, बेटी का जो बेटी कौन हो जाएगी, तो नतनी हो जाएगी ना। नतनी कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यानी कि ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रेणी में से अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं हम आपके लिए छोड़ते हैं, तो इस वीडियो में भी, इस प्रैक्टिस सेट में भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल है कि ऐसे चित्र बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है, ठीक है। देखिए सोडा वाटर दे रखा है, मिनरल वाटर दे रखा है और लिक्विड दे रखा है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको ना, आप देखिए ऐसे किसको, मतलब कि कौन सा ऐसा जो वेन डायग्राम होगा जो इस प्रश्न का सही आंसर देगा। देखिए हम क्या करते हैं, बड़ा वाला को हम लिक्विड बना देते हैं, ठीक है, लिक्विड एज लिक्विड। लिक्विड के अंदर ही होता है ना सोडा वाटर और मिनरल वाटर, और सोडा वाटर और मिनरल वाटर तो अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन होता क्या, लिक्विड ही होता है। तो जो बड़ा वाला चीज़ होता है किसी समुदाय के बारे में बता रहा है, यानी कि पूरा उस ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या है, तो लिक्विड का ग्रुप है, तो लिक्विड के अंदर ही ना हो जाएगा सोडा वाटर और मिनरल वाटर, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्प, 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, जबकि शेष एक अलग है, वह उस विकल्प को चुने जो बाकी से अलग है। देखिए दोस्तों इसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 6 2 8 2 10, इसका वैल्यू कितना है, जोड़ करके 10 आ रहा है। इसको देखिए 7 3 10, 6 16, 4 20, ये 20 आ रहा है। इसको देखिए 6 3 9 1 10, ठीक है, और 7 2 9 1 10, यानी कि आपको पता चल पाया है कि इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, यानी तीनों सेम है, जबकि 20 अलग है। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको अलग ही चूज करना था यहाँ पे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके काम की वीडियो है, ठीक है। यदि आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है, लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा ना तो आपकी लाइफ बनेगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो काम की है, आप इसको मिस मत कीजिएगा सभी, क्योंकि दोस्तों जो आगे क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी न्यूमेरिकल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक उस तक देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको
ज्ञान चाहिए तो आपको समय देना ही होगा। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमको भी समय देना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए काम प्रयास नींद क्या होगा, देखिए काम करने से क्या होता है, काम जो होती है प्रयास, काम से क्या होता है प्रयास करते हैं तब ना काम कोई काम होता है हमारा। तो नींद से क्या होगा दोस्तों, नींद से क्या होगा, आराम मिलेगा। नींद जो लेंगे तो क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। तो दोस्तों बताना है आपको ए की आयु जो है वर्ष में क्या हो जाएगी। देखिए आप पहले ऐसे प्रश्न क्या कीजिए ना, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ऑप्शन से लेना शुरू कर दीजिए। देखिए कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 110 वर्ष है। ये अब किसका पूछ रहा है फिर, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। देखिए जब हम ए की आयु हम 60 मान लेते हैं, ऐसा सोचिए, ए के जो हम 60 मान लेते हैं तो दोनों का आयु मिला के हमारे पास है कितना, 110 है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब ए 60 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 0 11 में से हो गया 5, 50 हो गया नहीं, तब ना 110 हो गया। ठीक है, हम ऑप्शन से कर रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ऑप्शन उठा लीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु का जो कितना है, 110 वर्ष है ना। तो देखिए 60 + 110 हो गया। क्यों, क्योंकि एक आयु हमको कह रहा है निकालने के लिए, हम एक आयु हम मान लिए 60 है। अब हम देखते हैं कि इसको कंफर्म करवा के यहाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या है कि 20 वर्ष पहले, बताइए 20 वर्ष पहले तो दोनों कम होगा ना 20 वर्ष पहले। यदि मान लीजिए आपका कोई भाई है, आपसे 5 वर्ष छोटा है, और ठीक है आप हैं, तो आप और 5 मतलब भाई में जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक तो 5 वर्ष का अंतर ही रहेगा, क्योंकि वो आपसे छोटा ही रहेगा 5 वर्ष। यहीं पर क्या हो रहा है ना, 20 वर्ष पहले का रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा ना। इसमें हम क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे कितना होगा हमारे पास, 30 हो जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि करने के बाद ना तब जो रेशियो बनता है, अनुपात बनता है, वो 4:3 बन रहा है क्या। तो आप देखिए दोस्तों, ये अनुपात कीजिए ना, कट करके कितना 4:3 बन गया ना। इसका मतलब जो है हमारे पास है कि ये चीज़ें सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। तो ऑप्शन में जो ए है हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 60 जो हम लिए थे वो बिल्कुल सही लिए थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, आपको त्रिभुज गिनना है यहाँ पे, कितनी त्रिभुज इसमें दे रखी है। ठीक है, देखिए आपसे ध्यान से देखेगा ना, तो इसको देखिए बेस फिगर देखिए 1 2 3 ऐसे जब फिगर रहेगा दोस्तों, ये वाला फिगर, तो इसमें आपको कितनी आती है, इसमें तीन तीन मतलब त्रिभुज बनती है। देखिए पहला कहाँ से बनता है आपको बता दें। देखिए पहला बनता है एक, एक वाला हो गया, दूसरा बनता है 2, और तीसरा बनता है बड़ा वाला, 3 हो गया ना इसमें। यानी कि ये फिगर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कितनी त्रिभुज है, तो इसमें 3 त्रिभुज है, तो 3 हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा फिगर देख लीजिए यहाँ पे, इसमें फिर देखिए इधर से भी 1 2 3 बन गया 3, इधर से भी कितना आप मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बन गया ना। यानी कि आपके पास कितना आ चुका है, 3 3 6 3 9 आ चुका है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 9 1 10 1 11 1 12 1 13, एक बड़ा वाला 14, और ई बड़ा वाला 1 15। यानी कि इसमें कितना त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। पेट्रोल की कीमत में 92 प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है, तो पेट्रोल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, हम चाहते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, लेकिन आप लोग दीजिएगा ना, इसलिए हम आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते ही नहीं है। तो हम सोचते हैं कि चलो बताएंगे, लेकिन आप लोग बताते नहीं हैं, तो ठीक है हम ही बता देते हैं, छोड़िए आप लोग मत बताइए। देखिए 92 से क्या हो रहा है ना, 96.5 हो रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ है ना 96.5 था, ठीक है, इसमें 92 हम घटा दीजिए, कितना बढ़ा वो हमको निकल जाएगा, तो 5 है ना 6, यानी कि 4.5 की वृद्धि हो रही है। तो किससे वृद्धि हो रही है, तो 92 से वृद्धि हो रही है। इसलिए आप परसेंटेज निकाल के क्या करना, 100 से हम गुना कर देंगे। तो जब आप कट कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपके पास जो कट पिट आएगा 4.9% आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हिंदी का प्रस्ताव आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों कि आंखें चार होना मतलब होता है कि आमने सामने होना। ठीक है, यानी किसी से हम आंखें चार करते हैं ना, इसका मतलब होता है आमने सामने होना। देखिए दोस्तों, एक होता है कि आंखें चार करना, यह आंखें चार होना है। एक होता है कि आंखें चार करना, इसका मतलब होता है कि प्रेम करना, लव करना, किसी से हम लव करते हैं, प्यार होता है हमको किसी से, तो वो क्या होती है, आंखें चार होती है। लेकिन आंखें चार होना मतलब क्या होता है, आमने सामने। आंखें चार करना मतलब क्या होता है, वो प्यार, किसी से प्यार होती है तो उसे वो चीज़ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। आपको बताना है कि इसमें कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, अनिष्ट लिखी हुई है ऑप्शन नंबर डी में, इसी में ये क्या हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, यही क्या है, शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है।
अगला सवाल है सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों सुधा जो होती है ना वो किसका होता है, अमृत का होता है। और इसके अलावा जो कहते हैं एक अम्लीय भी होता है, अम्लीय, सुधा, ये सभी क्या होती है, अम्लीय हो गया, पीयूष हो गया, पीयूष भी होता है, एक पीयूष भी याद रखिएगा, अम्लीय हो गया, सुधा हो गया, एक उसका क्या होता है, सोम होता है, ये सभी क्या होते हैं, तो सुधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों सुबह सुधा से ना बहुत सारे एग्जाम में अभी तक प्रश्न बन चुके हैं, तो ये आपके एग्जाम में बनने की बहुत उम्मीद है, कोशिश मतलब कि चांस है, तो इसी भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किसी दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो कहाँ पर गलती है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। दोस्तों ये जो सभी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सुपरफ्लस है, यानी कि मतलब कि फालतू में लिखा हुआ है। इसका सही क्या होगा, प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं। सभी सभी होने की वजह से ये जो है ना गलत हो जाएगा, तो जहाँ पे सभी लिखा होगा ना वही वहाँ पे इसका आंसर होगा। देखिए इसमें लिखा है ना कि प्राय सभी लोग, तो यही जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खिड़की के बाहर बारिश का जैस संगीत बज रहा था। देखिए बारिश का संगीत जो होती है क्या होती है, रिमझिम होती है ना, रिमझिम, ठीक है, रिमझिम। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, रिमझिम, क्या बोलते हैं वो जो, किसका भूल भी गए हम लोग, ठीक है, तो जो जुबिन नौटियाल का गाना है ना, जुबिन नौटियाल की जो रिमझिम बारिश की बूंदे, इस टाइप ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, छोड़िए इस बात को, हम लोग पढ़ाई करते हैं। दिए गए वाक्य में बोल खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने में आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी का बदलाव नहीं है तो इसे चयन कीजिए, ठीक है, हटाइए सब बात को। यहाँ देखिए प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो देखिए इसमें कहाँ पे गलती है, देखिए दोस्तों इसमें गलती ये है ना कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि, यहाँ पर समझाया कि जो है ना ये की नहीं होगा, यहाँ पे ये की वाला होगा, ये की वाला होगा, ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न जो होते हैं दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हल्का हल्का मिस्टेक वजह से क्या करता है कि आपका हल्का हल्का मिस्टेक होता है यहाँ पे और आप गलत करके आ जाते हैं, जिससे आपका मेरिट नहीं बनता है। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये जो ई की होता है ना, इसका मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है वो ई वाला किस होता है। लेकिन पचास को समझाया कि किसी को इंस्ट्रक्शन देता है ना, किसी को आप आदेश देते हैं तो ये वाला की का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला की होना चाहिए, कोहर्सी का वाला की होना चाहिए, लेकिन दीर्घी का की लगा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहचान ने हमें समझाया कि, ये जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलंब क्या होता है दोस्तों, अतिवृष्टि का जो विलंब होता है वो होता है अनावृष्टि, क्या होता है, अनावृष्टि होता है, मतलब कि अति का विलंब। और दोस्तों इसका भी होता है अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि। तो ये अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, अधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि मतलब क्या होता है, कम वर्षा होना, या अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा होना, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल हमारे पास है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन कीजिए। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, इस शरण में आए के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो सोचिए शरण में आए के लिए क्या होता है, शरणागत होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों में क्रम से सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो इसमें कौन सा सही पर्यायवाची शब्द होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें जब ध्यान से देखेंगे ना आप, तो आपको देखने के बाद ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए इसमें तो देखिए दोस्तों सही जो है हमारे पास, देखिए नदी का क्या होता है, तरंगनी होता है, तरंगनी किस में है, जानवी नहीं है, तरंगनी ये नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी और सी होगा। तो आप ऐसे काटने की कोशिश कीजिए, छांटिए, पहले आपको छांटने आना चाहिए, ठीक है। देखिए नदी नदी क्या होता है, तरंगनी होता है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब दोस्तों हम क्या तुक्का भी मार सकते हैं, हमारे पास 50-50 चांस आ चुका है। ऐसे प्रश्नों का 50 जो बहुत लोग पूछते हैं तुक्का हम कैसे मारें, तो ऐसे प्रश्नों का आप तुक्का मारिए, आपके पास 50-50 चांस है कि आपका कोई एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप तुक्का मार सकते हैं। अब समुद्र से क्या होता है, समुद्र का होता है आपके पास जलाशय, रत्नाकर क्या होता है, यदि आपको पता है तो आप वहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए समुद्र का जो होता है ना वो रत्नाकर होता है समुद्र का, रत्नाकर कहाँ है, ऑप्शन सी में दे रखा है, यानी कि हमको आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम दो चीज़ पढ़े, हमारे प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। देखिए तालाब दोस्तों क्या होता है, तालाब का जलाशय होता है, और गंगा क्या होता है, तो हमारे पास जाह्नवी होता है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब वहाँ पे हो रहा है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, देखिए जो सर्वनाम होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तम, मतलब कि उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। देखिए जो बोलता है ना वो होता है उत्तम पुरुष, और जिसके मतलब जो सुनता है वो होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उत्तम अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष बोल सकते हैं। तो श्रोता यानी कि जो सुनता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। देखिए इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको समानार्थी शब्द बताना है, जो इसका किसका होगा, सिमिलर का समानार्थी क्या होगा। तो सिमिलर मतलब क्या होता है कि समान रूप से, मतलब समान होता है सिमिलर,
ठीक है। तो इसका क्या होगा, अलाइक होगा यानी कि समान रूप से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि आपको वन वर्ड यानी कि एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है इंग्लिश में उसको आपको चूज करना है यहाँ पे। फ्लूइड और परस्यूसिव इज स्पीकिंग और राइटिंग। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग इलोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। इलोक्वेंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि यहाँ देखिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना होगा कि ये आपको पास जो है लाइन दे रखी है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको कहाँ कोई मतलब कि इसमें कुछ ऐड करना होगा या कोई कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, तो आपको वो एरर को फाइंड करना होगा, ठीक है। देखिए इफ़ आई सी ए स्नैक आई ट्राई टू कैच इट। जब मैंने एक सांप को देखा तो मैंने कोशिश किया उसको पकड़ने की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब भी आपको इफ़ प्लस आई प्लस सब्जेक्ट प्लस ये देखा ना, देखिए इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहेगा, तो आगे दोस्तों इसका क्या होगा ना, तो इसके बाद मतलब सब्जेक्ट प्लस सेल या विल होगा। तो देखिए सेल या विल कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो है ना आई ट्राई नहीं होगा, आई विल ट्राई टू कैच होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से ही सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे चूज करना है विपरीतार्थक शब्द, किसका, अपोनेंट का। दोस्तों अपोनेंट मतलब क्या होता है, विरोधी होता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे विरोधी हमारे मित्र हैं जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आपको तो प्रचार कर रहे हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए वो सब बातों हटाइए, वो सब क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा दिल में चोट पहुंचता है, लेकिन क्या करें, लोगों का काम है कुछ भी लिख देते हैं। अपोनेंट दोस्तों, अपोनेंट मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, ठीक है। विरोधी होता है, इसका उल्टा क्या होगा, जो सपोर्टर होते हैं, जैसे कि आप लोग हमारे सपोर्टर हैं, वो क्या सपोर्टर हो गए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पर सही जो होगा। जिसका विरोधी होता है उसका क्या होता है, सपोर्टर होता है, उसका उल्टा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यानी कि आपको जो मुहावरे दे रखे हैं इसका आपको मीनिंग बताना है कौन सा हो जाएगा। टू पील ए फास्ट वन वन सम वन, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए इसका अर्थ ये होता है ना, किसी को धोखा देना, क्या होता है, किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना क्या होता है, टू पुट लास्ट वन वन सम वन का मतलब होता है। दोस्तों ये जो होगा टू चीट सम वन, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन किसी को धोखा देते हैं ना, किसी को धोखा मत दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत मतलब कि बहुत बुरा चीज़ होता है ये सब चीज़ें। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी की हम बात कर देते हैं यहाँ पे। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। देखिए कोई भी वर्कशीट है, ठीक है, उस पर जब बॉर्डर लगा हुआ है तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं। आप देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किस ऑप्शन के थ्रू आप इसको हटा सकते हैं, आपको ये और बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है ना, उन सभी सेलों का चयन करें जिसमें आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। तो इससे क्या होगा ना, आपका वर्कशीट से लगे बॉर्डर को आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट है से जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरीके से नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, डेस्क के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इस पुस्तक में खास बात यह है कि ये बायलिंगुअल है, यानी कि जो उसको हिंदी समझ में नहीं आती है उस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो बोलते थे कि हमें सर बायलिंगुअल लाइए, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये आपको जरूर न कुछ सिखा के जाएगी, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारी सिखा कुछ जाती है, आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है ना, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा हमें कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिलती है। कुछ भी मिलता है, कुछ भी आपको डाउट लगता है ना, इस वीडियो में कुछ भी खराबी हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स हमारा खुला रहता है, आप लोग हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। कह रहे कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। देखिए जो रूलर बार होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट से कहाँ पे होता है दोस्तों, ये जो होती है टूल बार के नीचे में दिखाई देती है। अगला सवाल है स्मृति भंडारण की इकाइयों में एक जट्टा बाइट किसके बराबर होती है। दोस्तों एक जट्टा बाइट जो होती है ना, वो 2 बाइट और 1024 एक्साबाइट के बराबर होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो एक जट्टा बाइट होता है ना वो 2 पावर 70 बाइट और 1024 एक्साबाइट के बराबर होती है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, यानी कि 1 और 2 हमारे प्रश्न का सही जवाब हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं।
दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं आपको बताना है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सब स्क्रिप्ट लिखने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल होता है, तो IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए ईमेल संबंधित जितने प्रश्न होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से जो था हमारे पास किरण का, उसमें भी ईमेल संबंधित प्रश्न दिए गए थे, तो ये भी प्रश्न आपको दिए गए यहाँ पे। तो IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों IMAP जो पूर्ण रूप होता है ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है। दोस्तों URL मतलब होता है क्या आपको बता दें। इसका मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म यूज क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कौन सा इसका भाग नहीं है, दोस्तों आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, डोमेन एड्रेस होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होता है, जबकि इसमें IP एड्रेस होती है, इसमें नहीं होती। किसमें, URL में IP एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि कौन से कथन इसमें सत्य दे रखी है आपको बताना है। पहला आपके पास ऑप्शन है कि एक ईमेल आईडी को हमेशा अद्वितीय होती है, यानी कि इसका मतलब ये हो दोस्तों कि आपकी जो ईमेल आईडी है ना, आपके ईमेल आईडी के अलावा जैसा दुनिया में किसी का ईमेल आईडी नहीं होगा, यानी कि आपके ईमेल आईडी जैसा किसी का ईमेल आईडी नहीं हो सकता। आपका ईमेल आईडी यूनिक है, यानी कि अद्वितीय है, यानी कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये बात ही बिल्कुल सही है, सही है ना, तो बिल्कुल सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास है कि ईमेल आईडी में अपर केस सब गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में ए ही क्या है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग और कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रारंभ मेनू में, स्टार्ट मेनू में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें बोलते हैं FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है। अगला सवाल है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों ऑप्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें चूज करना है कौन सा जो है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम होता है, ठीक है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, यानी कि फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, यही क्या होता है हमारे प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला सवाल हमारे पास है कि क्लिक जैकिंग क्या होती है। दोस्तों क्लिक जैकिंग क्या होती है आपको बताना है, ये भी आपके जो है ना ईमेल से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखिए क्लिक जैकिंग जो होता है ना, ये होता है कि वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तरीके, जैसे कि आपके व्हाट्सएप सब पे आता होगा कि अभी मोदी जी ने मतलब जो है ना मतलब चुनाव के लिए इतना का रिचार्ज फ्री कर दिया है, या जियो की तरफ से होली का फ्री कर दिया है। ये सभी क्या होते हैं, एक ऐसे लिंक होते हैं जहाँ पे आपको फुसलाने के लिए, आपको बहलाने के लिए एक ऐसे लिंक क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो आप जो है किसी भी मतलब कि स्मगलर में किसी भी जो होती है कि बुरी चीज़ों में आप फंस सकते हैं, ऐसी चीज़ों से आप बच के रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है कि MS वर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है, यानी कि असत्य है, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, नहीं दोस्तों। तो पहला जो है सत्य है, और दूसरा क्या, एक सेकेंड, MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज मार्जिन को कस्टमाइज कर, हाँ दोस्तों सही, अरे ये तो सही है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया हमसे, तो ये दोनों सही है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा क्या हमारे पास का यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि देख लीजिए, निम्नलिखित में से समान तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज़ क्या होती है। तो इसका साइज होती है वो 3 सॉरी 3.1/5 इंच होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर, और सवालों का हम अब जो है ना मतलब कि यहाँ पर लड़ी लगने वाली है सवालों का। तो प्रैक्टिस सेट मतलब पहला में जो सवाल दे रखे हैं ना, बहुत ही शानदार सवाल है, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, हम आपको इसके बाद इसका सॉल्व जो है कैसे करते हैं आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए दोस्तों इसमें ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, तो जो इसमें आपको दे रखे हैं ना डाटा,
उसको क्या कीजिए, सबसे पहले आप लिखने की कोशिश कीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। देखिए हाइट कितनी हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। और वोल्ट हमारे पास कितना है तो 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए मिनट कितना है, समय कितना हमारे पास तो 30 सेकंड है, यानी कि मतलब कि 1 मिनट क्या होता है 60 सेकंड होता है ना। देखिए इसके बाद एफिशिएंसी हमारे पास कितना है तो 72% एफिशिएंसी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोस्तों कि एक जो मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान कितना लेना है हमको, 1000 ग्राम के बराबर लेना है। तो आप हमको क्या निकालना है दोस्तों यहाँ पे, तो करंट कितना होगा। देखिए प्रश्न हम पढ़ देते हैं, प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने वाले एक पंप को एक 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है, ठीक है। यदि कुल इसकी दक्षता कितनी 72% है तो सप्लाई से किया गया करंट लगभग कितना होगा, आपको करंट का मान निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कहाँ का सब कुछ दे रखा है ना हमारे पास, सब कुछ देख लिए। देखिए इसमें क्या होता है, आउटपुट पावर यदि हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, आउटपुट पावर, तो वो क्या होता है mgh/t होता है। तो एम आप सोचिएगा जी क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे जो पाइप जो लगी हुई है 20 मीटर की ऊंचाई, ये कुछ ना कुछ उसमें गुरुत्व त्वरण होगा ना। तो गुरुत्व त्वरण जो होती है वो स्मॉल जी होती है, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या नहीं तो 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जहाँ पे हम 10 और 9.8 कहाँ लेते हैं, जैसे कि हमारा सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो जाए उसमें हम क्या करें अपनी सुविधा अनुसार 9.8 या 10 ले सकते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों हम क्या करेंगे, m की वैल्यू कितनी हमारे पास है, यानी कि जो मास दे रखी है हमारे पास, यानी कितनी हमारे पास है। देखिए पानी का द्रव्यमान हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए हमारे 1.5 है ना, तो 1.5 हो जाएगा, हम द्रव्यमान निकालते हैं यहाँ पे। क्या है कि 1.1 में कितना है हमारे पास 1000 है, तो 1.5 गुना 1000 करेंगे ना, जब इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 10 यहाँ नीचे आएगा, ये कट जाएगा तो कितना 1500 हो जाएगा। यानी कि m की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, तो 1500 किलोग्राम आ चुकी है, के जी आ चुकी है। तो यही m की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 1500 के जी, 1500, और जी की वैल्यू कितना 9.8 ले लेते हैं, एक सेकेंड, जी की वैल्यू कितना 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी हमारे पास तो 20 दिए रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, समय कितना है हमारे पास, प्रति मिनट है ना 1 सेकंड, मतलब कि प्रति मिनट 1 मिनट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं सेकंड में लिख सकते हैं, तो 60 सेकंड हो गया हमारे पास, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे तो 10 नीचे आएगा, 10 तो दूनी 20, 2 से कट जाएगा ये। उसके बाद जो है ना 2 से कटेगा तो फिर 30 से कट जाएगा, और 30 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 50, यानी कि 98 को जब 5 जीरो कीजिएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास तो निकल के 4900 वाट आ जाएगा, ठीक है। 4900 वाट हमारे पास आ चुका है। अब उसको हम क्या निकालेंगे, हमारे पास देखिए इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी बराबर दोस्तों क्या होता है ना हमारे पास, ठीक है। देखिए हमारे पास तो अब बोर्ड ही नहीं बचा है, हम क्या करेंगे, हम फिर से मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, अब हमको इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको फिर से इरेज करते हैं। देखिए इफिशियंसी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया दोस्तों फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से यहाँ पे आ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास मजबूरी है कि हम नहीं लिख पाएंगे, मतलब मेरे पास जगह ही नहीं बच पाता है। देखिए एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो क्या होता है, आउटपुट आउटपुट बटे इनपुट, गुना कितना होता है 100 होता है। हमारे पास एफिशिएंसी कितना है 72% दे रखा है, तो हम 72 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो थोड़ा पेन चेंज कर देते देखते हैं इसमें दिखाई देता है कि नहीं। 72 हो गया ना, तो आउटपुट हमारे पास कितना है तो 4900 हम निकाले थे अभी, और इनपुट हमारे पास कितना है तो इनपुट हमको निकालना है यहाँ से, क्योंकि करंट का मान निकालने के लिए इनपुट निकालना है, गुना कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनपुट भी आई कि दोस्तों कितना हमारे पास हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा तो 4900 और गुना कितना 100 बटा कितना होगा 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे जब जब दोस्तों, तो यहाँ से आई की वैल्यू जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो आई की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 6805 दशमलव कितना कुछ आएगा, मतलब 5-6 ऐसे आएगा, ठीक है। देखिए अब हम आई का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो आई का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है इसके बट्टे में क्या आएगा भी आएगा ना, भी हमारे पास कितना है 220 वोल्ट है ना, तो 220 इसे हम भागा दे देते हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आपके पास आएगा 30.934, यानी कुछ है ना अप्रॉक्स में आप इसको 31 मान सकते हैं। तो 31 एम्पियर जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको प्रश्न समझ में आते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करती है, इसकी केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों पहले आप उसको सॉल्व कीजिए खुद से, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, शक्ति गुणांक कितना हमारे पास 0.6 है ना, वोल्ट कितना पास 100 वोल्ट है ना,
एकल फेज की मशीन सर कितना 10 किलो वाट का उपयोग करती है। दोस्तों जब भी किलो वाट रहेगा ना उसको वाट में बदलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं, तो क्या होता है वाट में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000 वाट क्या होगा इस पर, मतलब कि वाट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए सब, जब भी किलो वाट रहेगा तो उसको आप वाट में चेंज कर दीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी। अब हम दोस्तों क्या निकालना है, हमको इसकी केवी और रेटेड लाइन निकालनी है। देखिए यहाँ से पावर हम निकाल सकते हैं ना, पावर का क्या होगा, तो वी आई कॉस फाइव, फाइव क्या है हमारे पास 0.6 शक्ति गुणांक है ना, तो कॉस, एक सेकंड, कॉस फाइव, ठीक है। अब देखिए पी हमारे पास कितना है, 10,000 वाट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो 10 यहाँ पे हो गया हमारे पास, ठीक है। बराबर भी हमारे पास कितना है दोस्तों, भी जो है हमारे पास है कितना 100 है ना, आप देख लीजिए 100 वोल्ट का है ना, तो 100 हो गया भी, ठीक है। उसके बाद है एक हो गया, मतलब आई आई है ना, ये भी आई है ना, आप देख लीजिए भी आई और कॉस फाई कितना है 0.6 है ना, 0.6 है, ठीक है। यदि हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा 166 समथिंग 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो केवीए रेटिंग निकालना है ना। तो केवीए रेटिंग निकाल के क्या करते हैं, केवीए रेटिंग निकालने के हम क्या करेंगे इसमें, तो 10/0.6 कर देंगे, ठीक है। दूसरे का क्या होगा हमारे पास जो आंसर कट के आएगा, देखिए कितना होगा, 6 से 2 दिया 6, 2 से कितना होगा 50, तो 50/3 क्या होता है 16.33, 16.66 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांत है, यदि रोटर में 80 दांत है तो स्टेप कोण कितना होगा। तो स्टेप कोण के बारे में कह रहा है। देखिए इसमें 4 पोल है, 80 10 दांत है ना, तो 4 पोल और जो है 10 दांत है, तो टोटल जो स्टेटअप तीत हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 4 कितना होगा 40 हो जाएगा ना 40। यहाँ पर जो 40 हो गया, यहाँ पर 80 दिले है, तो जो स्टेप कोण निकलता है दोस्तों वो क्या होता है NS माइनस NR, ठीक है। बटे क्या होता है, तो NS गुना NR, और गुना कितना होता है 360, कौन निकालना है, तो 360 करेंगे। तो NS हमारे पास कितना है, NS जो दोस्तों क्या होता है हमारे पास, तो ये 40 वाला NS है हमारे पास, ठीक है। तो 40 NR कितना 80 है, तो 40 माइनस 80 बटे 40 गुना 80 और गुना 360, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा वो कितना जाएगा, सॉल्व कर ही लीजिए। तो 40 में से यहाँ आप देखिए, आप सोचिए कि 40 में से 80 घटेगा तो माइनस 80 होगा, नहीं। ऐसे प्रश्न में आपके जब भी घटेगा ना तो आपको पॉजिटिव ही लेना है मान को हमेशा। तो 40 में जब 80 यहाँ पर माइनस करते हैं यहाँ दोस्तों, तो देख लीजिए तो कितना होगा 80 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे देख लीजिए, और बटे कितना होगा 3200 हो जाएगा, 3200, और गुना कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ना 4.5 जो है ना डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न कुछ समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डैश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भू रिसाव जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इसको किस नाम से जानते हैं आपको बताना है दोस्तों। ये जो होती है अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल हमारे पास है कि 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। यहाँ पर एफिशिएंसी आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। देखिए NR की वैल्यू कितना है हमारे पास, तो NR की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 900 RPM दे रखी है, ठीक है। तो हम दोस्तों इतना मांग चलते हैं, ये आपको ये NR की वैल्यू पता, मतलब NR क्या है ये सब आपको पता है, ठीक है। ऐप कितना दोस्तों हमारे पास, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास है, तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। पोल कितना है, तो हमारे पास 6 ध्रुव है। ये 3 चरण प्रेरण मोटर यानी कि 3 स्टेप जो होती है वो आपके पास मोटर दे रखी है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं यहाँ पे NS बराबर कितना जानते हैं, कई बार आपको हम बता चुके हैं। तो NS बराबर क्या होगा 120 F बाय क्या होता है P होता है ना। इसमें आपका ये पुट कर दीजिए 120, F की वैल्यू कितनी हमारे पास है 50 है, और बटे P कितना हमारे पास, तो 6 है। तो 6 2 12 20, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। RPM आ चुका है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि इसकी दक्षता क्या होगी दोस्तों। दक्षता क्या होती है, तो NR बटे NS इंटू क्या होती है 100 होती है। तो NR हमारे पास कितना है, NR कितना हमारे पास है, देखिए 900 है ना, 900 और बटे कितना हो जाएगा NS कितनी है हमारे पास, तो NS कितनी है अभी निकाले थे ना, तो 1000 हो गया ना 1000,
गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो शून्य से शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कट गया, लेकिन 90 जो आपके पास आंसर होगा 90%। इसी प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 90%। आप देख पा रहे होंगे 90% इसमें सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे युक्त होते हैं? तो दोस्तों फीडर में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो किससे युक्त होते हैं आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों होती है वो ग्रासिंग के प्रकार से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है 4 अश्व शक्ति देती है, कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस हम कह रहे हैं 4 किलोवाट शक्ति की है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको किलोवाट रहेगा ना उसको आप वाट में चेंज कर लीजिएगा, कितना होगा 4000 हो जाएगा। अब हमको बता चुके कैसे हुआ 4000, हम आपको नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको पता चल पाया कि 4000 कैसे हुआ है। तो 4000 वाट हो चुका है। अब देखिए 4 अश्व शक्ति है, 1 एचपी पर कितना होता है हमारे पास, 1 एचपी होता है 746 वाट होता है, आपको पता है। तो 746 वाट है तो 4 एचपी है, तो 4 गुना 746 वाट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 4 चौक 16 17, हाथ में 1, 7 चौक 28 29, यानी कि 2974 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो हम दक्षता निकालेंगे ना, दक्षता हम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट बटे इनपुट गुना 100 करते हैं। तो आउटपुट हमारे पास कितना है 2974 है, अब बटे कितना करेंगे हम लोग, तो 4000 कर देंगे, और गुना कितना कर देंगे तो हम लोग 100 कर देंगे। जब से आप कट कीजिएगा ना दोस्तों आपके पास जो है 74.6% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 4 में दे रखा है। अगला सवाल हमारे पास देख लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। तो कि इलेक्ट्रिक जो बेल होती है, जैसे आपके घर में देखे होंगे किसी घर के बाहर जो लगा रहता है बेल, तो उसे हम क्लिक करते हैं जो बल टनटनाता है, तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार की चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल में चुंबक होती है दोस्तों, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अगला सवाल है कि सोडियम लैंप का प्रयोग होता है, तो सोडियम लैंप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं आपको बताना है। तो रास्तों के लिए जो है सो स्ट्रीट के लिए जो आप देखते होंगे गली मोहल्ले में जो पीला पीला रोशनी होता है ना, वही सोडियम लैंप होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्विच के रूप में और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है हमारे पास मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आपका होता है कौन सा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला सवाल हमारे पास है बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होती है। तो जो बिजली की खपत होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो हीटर में क्या होती है दोस्तों, सबसे अधिक होती है बिजली की खपत। जो ठंडी में हम यूज करते हैं हीटर, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब जो है ठंडी में क्या होती है बिजली की खपत होती है हीटर, क्योंकि दोस्तों इसका जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत को कंज्यूम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60601 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो अर्थ लीकेज करंट की अधिकतम सीमा होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 1 मिली एम्पियर होती है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को क्या किसमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जो पैड क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें जो पहला चैप्टर हमारा है यही है भारतीय बिजली नियम 1956। और दोस्तों उसका हमने जो है ना मतलब टेलीग्राम पे जो पेज ग्रुप हमारा है उसमें हमने आपको होमवर्क भी सेंड कर दिया है। तो इससे होमवर्क जो सेंड किया दोस्तों यही सेंड किए हैं। यदि आप दोस्तों अभी तक उस बैच नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर 7549425490 इस नंबर दोस्तों आप जो है ना आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बैच जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बैच में ना आपको हम संपूर्ण तैयारी यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उस सभी मतलब जितने आपका पूरा सिलेबस है ना सभी को कवर किया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आप जो है बैच को लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल हमारे पास है भारतीय बिजली निगम सपन के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा इसमें जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि 5 वोल्ट में कितने बल्ब एक लड़ी में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जबकि कुल वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अभी दोस्तों अभी तक हमने आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ चुके हैं, तो उन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाली समान सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प को चुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो विकल्प है इसमें कौन सा सही होगा आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें सही दोस्तों क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि पहला गलत है और दूसरा क्या है हमारे पास का सही है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि कम वोल्टता 440 वोल्ट उपकरणों में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग क्या होगी। दोस्तों पर्याप्त वोल्टता रेटिंग इसमें क्या होगी आपको ये बताना है। दोस्तों ये क्या होगी, तो 500 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है
ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? तो ट्रैक्शन प्रणाली में जो करते हैं हम लोग दोस्तों, तो वेरियल स्पीड ड्राइव को वरीयता दी जाती है। अगला सवाल है, किसी विद्युत कार्य के लिए सामान्य निर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वो पसंदीदा स्थान जो हमारा है वो है आपके पास तो ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास ये पसंदीदा जो है ना स्थान है। किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग की जाती है? दोस्तों कौन सी वायरिंग होती है? वायरिंग जो चैप्टर होती है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसका क्या होगा आंसर? तो कंसील्ड जो कंडक्ट वायरिंग जो होती है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं सभी लोग ज़्यादा रूप से अपने घर में करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि कह रहा है कि एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए करते हैं? तो एक टू वे जो स्विचिंग होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आमतौर पर किस लिए करते हैं? सीढ़ी की वायरिंग के लिए करते हैं। अगला सवाल है, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से हरे रंग से कोडित किया जाता है, किसको करते हैं? तो हरे रंग से कोडित करते हैं वो अर्थ लाइन को, यानी कि अर्थिंग जो होती है तार, उसको क्या क्या करते हैं हम लोग? हरे जो कलर होता है, हरा कलर से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर होती है? दोस्तों जो घरेलू वाटर पंप होती है ना, पंप जो होती है उसमें कौन सी मोटर होती है? वो होती है कौन सी? शेडेड पोल मोटर होती है। अगला सवाल है कि 300 kVA 6600 वोल्ट 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्टेज है। वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो कितनी हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है और हम 73 प्रश्न पे आ चुके हैं। तो दोस्तों हमको थोड़ा सा स्पीड करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप सभी को बहुत मतलब कि देखने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा लंबी ना करें। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है 32,308 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप क्या करिए, खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं बने ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम क्या करें इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो परेशानी होगी, इसलिए हम क्या करें यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं, क्योंकि आपको ही वीडियो देखना है तो आप ज़्यादा लंबा कोई वीडियो आप नहीं देखेंगे, मुझे पता है। इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसको स्किप करके चलते हैं। अगला है कि स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? दोस्तों कौन सी हानि जो है यहाँ पे एक समान बनी रहती है आपको बताना है। दोस्तों वो होती है कोर हानि जो होती है क्या होती है? एक समान होती है। अगला है ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट हमिंग की तो आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है? देखिए ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा ना तो एक आपको भिनभिनाहट की आवाज़ आएगी, ले कि इसमें करंट पूरा दौड़ रहा है। तो वो जो भिनभिनाहट की आवाज़ होती है वो क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है आपको बताना है। इसका कारण जो होती है वो होती है कोर का कंपन करना। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक क्या होता है? तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसके चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है दोस्तों, वो होती है तो शून्य होती है, 0 होती है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग करते हैं हम लोग उसके लिए कौन सा वायर इस्तेमाल करते हैं आपको ये बताना है। वो होती है सुपर इनमेल कॉपर वायर होती है। अगला सवाल है, एक सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 4 गुना है और फुल लोड स्लिप 3% है। फुल लोड टॉर्क के 4 पर स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर में आवश्यक प्रतिशत टैपिंग कितनी होगी? दोस्तों इसका भी आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स इसका बताना, इसका जो है 72% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकालिए, पहले नहीं निकलेगा ना हम आपको बताएंगे, कहाँ पर टेलीग्राम पर जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा आगे। दो अनुरूप 3 फेज इंडक्शन मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। यदि मोटर 1440 आरपीएम पर चल रहा है और मोटर 2 920 आरपीएम पर चल रहा है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा ना, इसमें हो जाएगा कि मोटर 2 जो है मोटर 1 की तुलना से एक उच्च स्लिप पर चल रहा है, यही क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि 4 पोल मोटर 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 455 आरपीएम की गति से चलती है, इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पे जो ईएमएफ की आवृत्ति आपको पूछी जा रही है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इसलिए हम बता देते हैं आपको दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पी कितना है पास 4 पोल है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा क्या निकाल देते हैं, ई एम की आवृत्ति हमको स्थिर गुणक में पड़े ई एम की आवृत्ति निकाल देते हैं ना दोस्तों। देखिए एन एस से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तो 120 गुना कितना हो जाएगा, एफ कितने मेरे पास है 50, अब बटे कितना हो जाएगा, पी कितना है मेरे पास तो 4 बोल है, 4 कितना 4 3 20 30 कितना होगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 आरपीएम जो यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है एन आर, अब जो स्लिप संख्या निकालेंगे हम, अब हम स्लिप निकालेंगे, स्लिप
स्लिप हम निकालेंगे, क्या करेंगे, एन एस माइनस एन आर और बटे क्या, एन पी। तो कितना है, 1500 है ना हमारे पास। इसके बाद 1455 पर दे रखा है, माइनस 1455 और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास 1500 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सॉल्व करेंगे सिर्फ कितना आपके पास 0.03 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, 4 में दे रखा है। अगला सवाल हमारे पास है कि एक सिंगल फोर्स मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन को 5 एम्पियर का करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी। दोस्तों इसमें सक्रिय बिजली आपसे पूछा जा रहा है कितनी होगी, आपको बताना है। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट, पी बराबर क्या होगा, तो वी एल इंटू क्या हो जाएगा, आई एल कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होती है, फॉर्मूला होती है। इसमें दोस्तों क्या होती है, वी एल कितने मेरे पास है, तो 120 वोल्ट है ना, तो 120 वोल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना कितना है, 5 एम्पीयर धारा है, तो 5 हो गया आई। ठीक है, कॉस्ट कितना कितना परसेंट है, तो 65% है। तो 65% कैसे लिखेंगे, बटे 100 करेंगे ना, तो 0.65 होगा ना, तो 0.65 से आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आंसर निकलेगा पी बराबर, यानी कि जो आपके पास सक्रिय बिजली हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 390 वाट हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। अगला सवाल है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है और जो एक दूसरे से कितनी कोणीय दूरी पर स्थित होती है, आपको बताना है। तो ये होती है स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री से क्या होती है, ये होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 पोल लैप वाइंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंस्टेंट है। और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोल पोल पिच का 70% समाहित करना है, तो प्रत्येक पोल केस में कम्यूटेटिंग वाइंडिंग में कंडक्टर्स की संख्या कितनी होगी। देखिए कंडक्टर्स की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा ना, तो 720 दे रखा है ना, 720 बट 8 × 8 कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना है आपका 70% है ना, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो शुरू कितना होगा, 7.875 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका कितना हो गया, लगभग 8 हो गया। तो 8 जो लगभग पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है ना, आप देखिए लगभग पूछा जा रहा है, तो 8 यहाँ हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिंगल फेज मोटर जो सीरीज होती है इसके नाम से कौन सा जाना जाता है, आपको बताना है। तो वो होती है कौन सी, यूनिवर्सल मोटर को सिंगल फेज मोटर भी कहते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग्स होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होती है, तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होती है आपको ये बताना है, ये होती है उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होती है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर में इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। देखिए जो दोस्तों इसमें क्या होगा ना, एन एस हमारे पास कितना है, 1500 तो रखिए है ना, और पी कितना है, टू पोल है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एन एस बराबर कितना होगा, 120। एफ कितनी हमारे पास है, एफ जो है दोस्तों हमारे पास कितना, एफ तो निकालना ही है ना हमको पहले। तो एफ हमको निकाल सकते हैं, एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1500 × 2 बटे 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा, ये आप काट कीजिएगा, तो 25 जो है हर्ट्ज आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो 4 में दे रखा है। अगला सवाल है, दो एक समान सी धारिता का विद्युत रोधन डिस्क पर 22 के भी 50 हर्ट्ज एकल कला ओवरहेड लाइन रोधन प्रणाली के लिए एक लड़ी बनाई जाती है। यदि पिन भूमि से अर्थ की धारिता में सी हो तो लड़ी दक्षता कितनी हो जाएगी, जिसमें कितनी होगी, 75% हो जाएगी। अगला सवाल है, एक 3 फेज मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड है, समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी। तो समकक्ष मैकेनिकल डिग्री हो जाएगी वो कितनी होगी, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये जो होगा दोस्तों, यहाँ पे एक मतलब कि फॉर्मूला याद रखिएगा आप। यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो ये होगा 2 ये दोस्तों फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस देखिए मान रखेंगे तो 2 × 14 अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 तो 4 × एम हो जाएगा। तो यहाँ से अब किसका मान निकालना है हमको, मैकेनिकल डिग्री निकालना है। तो मैकेनिकल डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × 14 आप बटा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 260 डिग्री, यानी 7 डिग्री जो है इस पर सही जवाब जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब, तो कब ऋणात्मक हो सकता है दोस्तों, तो तब हो सकती है जब लोड पावर फैक्टर लोडिंग होता है।
अगला सवाल हमारे पास है कि एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किस में परिवर्तन लाता है। तो किस में परिवर्तन लाता है आपको बताना है दोस्तों। ये लाता है टॉर्क के कोण में परिवर्तन लाता है। अगला सवाल है कि उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैंप वाइंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लास्क है 30 मिली वेब मीटर 240 से वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को इनमें से कौन सी विकल्प पर चलना चाहिए। दोस्तों कौन सी विकल्प चलना चाहिए, तो इसे आप निकालेंगे तो वो 600 आरपीएम और 600 आरपीएम पर चलना चाहिए। ठीक है, अगला अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक निश्चित दी गई डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किस में आलेखित की जाती है। तो ओपन सर्किट विशेषता होती है किस में आलेखित की जाती है दोस्तों, वो की जाती है नो लोड और फील्ड करंट में की जाती है। अगला सवाल है कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना वो किरण के प्रैक्टिस सेट में था, तो सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आपको। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग करंट की एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिघात कितना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिघात आपको यहाँ पे निकालना है कितना हो जाएगा, तो आप लोग निकालिएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा, 10 ओम हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पेन 200 मीटर है, तो इसका सवाल क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.5 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। तो ये ट्रांसमिट की जाती है किसके द्वारा, तो ये होती है तो 3 फेज 3 वायर द्वारा जो है ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। चलने के दौरान एक 2 किलोवाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर का 60% की दक्षता है, तो मोटर द्वारा दिया गया करंट कितना होगा। दोस्तों मोटर द्वारा दिया गया करंट कितना होगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, तो दक्षता आपको निकालना है ना। दक्षता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो आउटपुट बटे इनपुट करेंगे। तो आउटपुट कितना है 2 किलोवाट है ना, 2 किलोवाट अब बटे कितना होगा, तो दोस्तों किलोवाट का हम क्या किया था वो वाट में चेंज करके बताया था ना, तो 1000 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपको वाट में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा 230 वोल्ट गुना 1 गुना 0.7 कीजिएगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ से आई का मान जो है ना, सो यहाँ पे आई है एक नहीं है, आई का मान निकालेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, तो 20.4 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 4 में दे रखा है। अगला सवाल है हमारे पास है कि एक 3 फेज 4 ध्रुव 12 खांचे तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, खांचे का कोण कितना होगा। दोस्तों खांचे का कोण आपको बताना है कितना होगा। देखिए खांचे का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए खांचे का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 360 ठीक है बटे जो कितना है 12 खांचा है ना 12 और गुना कितना है ध्रुव कितना है 4 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 2 छः के 12 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 6 से 36 60 यानी कि 60 डिग्री दोस्तों क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम यही कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।